हेलो एवरीवन, मैं हर्षित वापस से आप सबका स्वागत करता हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था। हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में देखा था, जहां पर इनडिफरेंस कर्व थ्योरी के बारे में हम लोगों ने समझा था। जैसा कि आप लास्ट क्लास में यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोगों ने इनडिफरेंस कर्व के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। हम लोगों ने बजट लाइन के कंसेप्ट के बारे में बात की थी, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी। अच्छा, यहाँ पर जो बजट लाइन की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग को मैंने बताया था कि बजट लाइन इज इक्वल टू, यहाँ पर स्लोप ऑफ बजट लाइन, शायद मैं स्लोप बोलना भूल गया था, इसलिए इस बात को करेक्ट कर लीजिएगा। स्लोप ऑफ बजट लाइन जो होगी वो क्या होगी, वही प्राइस रेशियो होगी। ठीक है ना, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होगी, प्राइस रेशियो होगी। हालांकि मैंने ये सारी बातें आपसे कर ली थी कि कैसे ये प्रूव आता है, कैसे ये बजट लाइन का स्लोप क्या दिखाता है, प्राइस के रेशियो के बारे में बात करता है, इसका प्रूफ वगैरह सब बात कर लिया था। और ये कहा था कि ये प्रूफ सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा था, इसलिए मैंने ये प्रूफ किया। ठीक है, तो उसी क्रम में चलते हुए हम लोगों ने जैसा कि कार्डिनल के बारे में बात किया, फिर ऑर्डिनल के बारे में बात किया, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया, यूटिलिटी थ्योरी कंप्लीट की। उसके बाद जो हमारी बात आती है, थ्योरी ऑफ डिमांड की बात आती है। किसकी बात आती है, थ्योरी ऑफ डिमांड की बात आती है। और जब हम थ्योरी ऑफ डिमांड टर्म का इस्तेमाल करते हैं, डिमांड शब्द जब हम कहते हैं, तो डिमांड शब्द का मतलब क्या होता है। डिमांड शब्द का मतलब वो नहीं जो हम आम जीवन में यूज करते हैं, कि हम कहीं पर खड़े हैं और कह दिए कि सामने से BMW जा रही है और हम महाराजा धीराज हैं, हम इस BMW की डिमांड करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिमांड का मतलब यहाँ ये होता है कि हमारे अंदर उस चीज़ के लिए डिज़ायर होना चाहिए। पहली चीज़, जिस चीज़ की जो एक कंज्यूमर किसी एक कमोडिटी के बारे में बात कर रहा है, तो उस कमोडिटी के लिए उसके अंदर एक डिज़ायर होना चाहिए। उसके अंदर डिज़ायर हो या विलिंगनेस हो, या उसके अंदर एबिलिटी टू पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि मतलब क्या हुआ कि अगर सामने से BMW जा रही है, तो BMW के लिए डिज़ायर है, विलिंगनेस है, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर एबिलिटी टू पे भी है। मेरी परचेजिंग पावर भी इतनी है कि मैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको क्या कर सकूं, परचेज कर सकूं। अगर ये सारी बात वहां पर मैच कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, तब हम कहेंगे कि हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो किस चीज की बात कर रहे हैं यहां बात कर रहे हैं हम डिजायर या विलिंगनेस की। हम यहां बात कर रहे हैं एबिलिटी टू पे की, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, यानी कि आप समझ रहे हैं, अगर आपको डिमांड किसी को समझाना है, तो आपको डिमांड की डेफिनेशन में ये ख्याल रखना है कि आपको डिजायर की बात करनी है या विलिंगनेस की बात करनी है, आपको एबिलिटी टू पे की बात करनी है, और साथ ही साथ एबिलिटी टू पे उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस भी कीमत पे वो चीज मिल रही है, उसको क्या करना है, इन तीन चीजों की आपको वहां पर बात डिमांड के डेफिनेशन में करनी है। जैसे अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इन डिमांड is an economic concept that relates to a consumer's desire to purchase goods and services and willingness to pay a specific price for them, यानी कि आप क्या कह रहे हैं
कि डिमांड इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। ये क्या है? एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है दैट रिलेट्स टू अ कंज्यूमर। डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा, प्रोड्यूसर नहीं करेगा। डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और वो क्या करेगा? डिजायर टू परचेज। क्या करेगा? डिजायर। उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर क्या होगा? डिजायर होगा परचेज करने के लिए, ठीक है। और क्या चीज परचेज करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। एंड उसके अंदर क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे। और उसके अंदर क्या होना चाहिए? विलिंगनेस टू पे, या तो हम कह सकते हैं एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे अ स्पेसिफिक प्राइस। जिस कीमत पे वो चीज मिल रही है वो उसको क्या करना पड़ेगा? उसी स्पेसिफिक प्राइस पे उसको परचेज करने के लायक वो एबल होना चाहिए, लायक होना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यानी डिजायर, विलिंगनेस, एबिलिटी टू पे, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी जो प्राइस पे वो चीज मिल रही है, अगर ये सारी चीजें हैं तो हम कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? एक कंज्यूमर किसी कमोडिटी के लिए, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड कर रहा है। बात आप समझ गए? चलिए, तो ये बात आपको डेफिनेशन से समझ में आ गई कि डिमांड क्या होता है। एक बात जो आती है, एक बात जो आती है वो आती है डिमांड, डिमांड डिटरमिनेंट्स, डिमांड डिटरमिनेंट्स। इसी को हम लोग डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग डिमांड फंक्शन भी कहते हैं, और इसी को हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कहते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कहते हैं। अब कहते हैं डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, डिमांड के डिटरमिनेंट्स कौन कौन से हैं। तो कहते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ का मतलब अभी हम समझेंगे, यानी कि इस मांग को आप जो मार्केट में जाके एज अ कंज्यूमर डिमांड करते हैं, मांग करते हैं, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। क्या कीमत आपके मांग को प्रभावित करता है? क्या प्राइस ऑफ अ कमोडिटी आपके डिमांड को इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। यानी एक फंक्शन क्या हो गया? प्राइस। क्या आपकी इनकम आपके डिमांड को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है? यानी कि एक फैक्टर हो गया इनकम। क्या जो उसका सब्स्टिट्यूट है या उसका कॉम्प्लीमेंट्री है, मैं अगर कहूं आपसे कि मान लीजिए चाय महंगी हो गई और कॉफी सस्ती हो गई, या कॉफी महंगी हो गई चाय सस्ती हो गई, तो क्या इस चीज को भी आप मार्केट में देखते हुए अपने मांग को परिवर्तित करते हैं? यानी जो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स होंगे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूट के केस में हो या वो कॉम्प्लीमेंट्री के केस में हो। जैसे इस समय अगर आप कार परचेज करने जाएंगे, कार परचेज करने जाएंगे, तो आप कहेंगे कि पेट्रोल वाली कार लें, डीजल वाली कार लें, या इलेक्ट्रिक व्हीकल लें। आपके दिमाग में ये आएगा। क्यों? क्योंकि कार तो आपको जरूर लेनी है, लेकिन कार को चलाए रखने के लिए आपको पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करना है, जो कि क्या है? एक महंगे प्राइस पे मिल रहा है। दूसरी चीज, आप सीएनजी का भी चीज दिमाग में लेके चल सकते हैं कि सीएनजी वाली कार लें या पेट्रोल वाली कार लें। तो आप कहेंगे कि ठीक है, सीएनजी का भी रेट लगभग उसके आसपास तो जरूर जा रहा है, लेकिन सीएनजी का एवरेज बहुत अच्छा है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सीएनजी को देख करके कार कौन सी लेने हैं ये डिसाइड कर रहे हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। कार बिना पेट्रोल के कुछ नहीं है, कार बिना सीएनजी के कुछ नहीं है। यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको? आपको पूरक वाले गुड्स को भी देखना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी देखना पड़ता है, और उसके हिसाब से भी आपका डिमांड क्या होता है? इफेक्ट होता है। आपको बात समझ में आ रही है? उसके हिसाब से भी आपकी डिमांड क्या होती है? इफेक्ट होती है। तो इसीलिए क्या लिख दिया? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी उस गुड्स से रिलेटेड जो गुड्स हैं, जो उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, उनसे भी आपका मांग, उनसे भी आपका डिमांड क्या हो सकता है? प्रभावित हो सकता है। फिर आज का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एडवर्टीजमेंट। आज का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एडवर्टीजमेंट, ठीक है ना। टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी हो सकता है। आप क्या कह लें? एडवर्टीजमेंट। यानी ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डिमांड को क्या करते हैं? जैसे देखिए एडवर्टीजमेंट, जियो धन धना धन धन, आपने सुना? ये हर जगह सुनाई दिया। तो क्या हुआ कि गांव के एक ऐसे कोने वाले इलाके में, जो सबसे कोने में एक गांव है, उसका एक सबसे कोना वाला पार्ट है, उसमें भी क्या हो रहा है? उसमें भी अगर आपके पास डुअल सिम है तो आप क्या कर रहे हैं? एक सिम आपका जियो का है। क्यों है? क्योंकि एडवर्टीजमेंट इतना तगड़ा है, उसका वहां पर नेट अच्छा हो या ना हो, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसका यूज कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ एडवर्टीजमेंट, ड्यू टू एडवर्टीजमेंट। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो यानी कि आपके डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स में प्राइस हो सकता है, इनकम हो सकता है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो सकता है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। अब ये बात जो लिखा हुआ है फंक्शन,
जैसे मान लीजिए आपने क्लास 10th में इतना मैथ तो पढ़ा था कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा कुछ आपने देखा था। मान लीजिए आप भूल गए हैं तो आपको फिर से बात याद आ जाएगी। मैं बहुत आसान भाषा में बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे मैथ्स नहीं पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यहां कहने का मतलब यह है कि आप x की एक एक यूनिक वैल्यू डालते जाएंगे, एक एक अलग वैल्यू डालते जाएंगे तो आपको अलग अलग y मिलता जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? आप y को चेंज करेंगे तो x यूनिक नहीं मिलेगा, जिसके साथ फंक्शन लगा होता है, जिसके साथ फंक्शन लगा होता है उसको चेंज करने पर ये चेंज होता है। आप बात समझ में आ रहा है? x को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, y को चेंज करने की वजह से x नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि x क्या है, इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? x के चेंज होने पर y चेंज हो रहा है। x डिपेंडेंट है कि x इंडिपेंडेंट है? मैं ये होमवर्क दे रहा हूं आपको, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इन x और y में से y इज इक्वल टू fx में x और y में से x इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है, कि y इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से इसको कमेंट करिएगा, मैं देखूं कि आप लोग ध्यान से देख रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना? बेसिक सी बात है, क्या x y पर डिपेंड कर रहा है या y x पे डिपेंड कर रहा है? जो डिपेंड कर रहा होगा वो डिपेंडेंट होगा और जो इंडिपेंडेंट होगा वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा। जरा सोचिएगा कि क्या कीमत के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है या डिमांड के चेंज होने से कीमत चेंज हो रही है? कौन किसके ऊपर असर डाल रहा है, कौन डिपेंडेंट है, कौन इंडिपेंडेंट है? ठीक है ना? इसको आप आराम से सोचिएगा, मैं फिर कल की क्लास में इसको बताऊंगा। ठीक है ना? बात समझ में आ गई आपको? तो ये आप डिमांड डिटर्मिनेंट्स देख सकते हैं। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जब भी कहीं फंक्शन लिखा हो तो उस फंक्शन के साथ हमेशा एक ब्रैकेट मिलेगा और उस ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज होंगी, अब मैं बोल पा रहा हूं, आप फिर भी कमेंट कीजिएगा, वो चेंज होंगी तो उसकी वजह से ये चेंज होगा। बात समझ पे आ रही है? फिर भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि कौन है डिपेंडेंट और कौन है इंडिपेंडेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई किस चीज की? ये बात हो गई हमारे डिमांड क्या है या फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या है। ठीक है ना? अब जो हमारा टॉपिक है, और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है, इसका नाम है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है कि जब हम कीपिंग all other factors constant when price of a commodity increases, quantity demanded decreases, and when price of a commodity decreases, quantity demanded increases। बात समझ में आ रही है? क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि जब भी प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज करता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी वो क्या होती है? डिक्रीज करती है। या जब प्राइस डिक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती है? इंक्रीज करती है। यानी यहां से हम ये कह सकते हैं कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस क्या है? क्वांटिटी डिमांड्स के इनवर्स रिलेटेड है, यानी प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होगा, प्राइस के घटने पर डिमांड ज्यादा होगा। पहले क्या था कि मैं रोज एक मैगी लेके आता था और कंज्यूम करता था। अचानक से क्या हुआ कि 12 रुपए में मिलने वाली मैगी 14 रुपए की हो गई। अब मैं पहले से कम मैगी कंज्यूम करता हूं। यानी जैसे ही कीमत उस कमोडिटी की इंक्रीज की, अब उसकी जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, वो मैंने क्या कर दी? डिक्रीज कर दी। बात समझ में आ गई? यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है सर, ये बात तो हमको समझ में आ गई, ये बात तो हमको समझ में आ गई। जो आप बात यहां से लिखे हैं कि व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस एंड व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी इंक्रीजेस। लेकिन ये बात क्या लिखी हुई है कि कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ये क्या है? ये बात इंपॉर्टेंट है लिखनी। क्यों? क्योंकि जरा ये बताइए, अगर मैगी जो मैं कह रहा था कि 12 रुपए की थी और 12 से वो बढ़कर 14 की हो गई और मेरी डिमांड पहले से घट गई, अगर मेरी इनकम अचानक से बढ़ गई होती तो क्या इसके प्राइस बढ़ने से मेरे किसी डिमांड पर असर पड़ता? नहीं पड़ता। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड बनाने के लिए कि हम सीधे प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखेंगे, बाकी ऑल अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि अगर हम सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट नहीं करते हैं तो हम कोई लॉ तक नहीं पहुंच पाएंगे, हम कोई नियम, कोई कानून नहीं बना पाएंगे। इसलिए हमने क्या कहा कि जब सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, इनकम में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की कोई कहानी नहीं चल रही है, एडवर्टीजमेंट सेम जैसा है जैसा वैसा चल रहा है, तो उस केस में प्राइस और डिमांड आपस में इनवर्सली रिलेटेड होंगे। और यह बात जरूरी है लिखना लॉ ऑफ डिमांड में कि उस समय पर कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा होगा। आप इसीलिए देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। इसीलिए आप याद रखिएगा, जब भी आपसे लॉ ऑफ डिमांड पूछा जाए ये आप लिखना मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर ये बात नहीं लिखी है तो लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, जब भी हम किसी चीज का लॉ लिखते हैं तो उस लॉ को एक शेड्यूल के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का मतलब एक टेबल बनाया और उस टेबल के जरिए जो परिभाषा लिखी है, जो डेफिनेशन लिखी है, उसको वहां पर दिखाने की कोशिश की। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल, और मैंने क्या किया? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनाया और क्या लिखा? एक तरफ लिखा प्राइस, एक तरफ लिखा क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने कहा कि प्राइस 10 से 20 हो गई, 20 से 30 हो गई और 30 से 40 हो गई, और क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, 100 से 80 हो गई, 80 से 60 हो गई, 60 से 40 हो गई। ये शेड्यूल ये बात दिखा पा रहा है कि जब मेरी प्राइस बढ़ रही है तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड घट रही है। क्लियर है बात? ये शेड्यूल यही बात दिखा रहा है। जब भी हम शेड्यूल बनाएंगे तो हम शेड्यूल को बस ऐसे लिख के शेड्यूल नहीं बना देंगे, बल्कि इसकी एक डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं? हम कह सकते हैं कि इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। ये क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। और क्योंकि ये किसका शेड्यूल है? डिमांड का शेड्यूल है, तो इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन which shows the relationship between price and quantity demanded। बात समझ में आ गई? यानी हमने क्या कहा कि डिमांड शेड्यूल को हम पहले डिफाइन करेंगे, और जब भी शेड्यूल की बात करेंगे तो शेड्यूल क्या होगा? एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा। और क्योंकि डिमांड के शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम किसके रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसलिए हमने क्या लिख दिया? इट इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में आ गई? अब इस शेड्यूल को बनाने के बाद हमारा क्या काम होता है? हमारा काम होता है कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। हम क्या करें? हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे? ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये हमारी ओरिजिन। वाई एक्सिस पे हम हमेशा प्राइस को दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पे हम हमेशा क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाएंगे। ठीक है ना? अब हम अगर प्राइस को देखें तो प्राइस क्या है? 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। 10, 20, 30, 40। ठीक है ना? क्या है? 10, 20, 30, 40।
और यहां पर क्वांटिटी डिमांड की अगर हम बात करें, क्वांटिटी डिमांड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, वो है 40, 60, 80 और 100। 40, 60, 80 और 100। बात समझ में आ गई। अब अगर इस चीज को हम क्या करें, यहां पर क्या करने की कोशिश करें, इनके पॉइंट्स को मिलाने की, कोऑर्डिनेट्स बनाने की कोशिश करें तो वो क्या मिलेगा, 10 प्राइस पर 100 क्वांटिटी है तो 10 प्राइस पर 100 क्वांटिटी कुछ यहां मिलेगी, ठीक है, कुछ यहां मिलेगी। 20 पर 80 है, देख लीजिए 20 पर 80 है तो यानी कि 20 पर 80 का मतलब कि कुछ यहां मिलेगा। 30 पे 60 का मतलब कि कुछ यहां मिलेगा और 40 पे 40 का मतलब कुछ यहां मिलेगा। फिर इसी को हम क्या करें, ज्वाइन कर दें, इसी को हम क्या करें, ज्वाइन कर दें। इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये जो लाइन बनेगी इसी को हम क्या कहेंगे, डिमांड कर्व कहेंगे। इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम डिमांड कर्व कहेंगे। बात आपको समझ में आ गई। आप बुक्स देखेंगे तो क्या होगा कि इन्हीं चीजों को वो क्या करेगा, डॉटेड लाइन में बना देगा ऐसा ऐसा। बात समझ में आ गई। वो कुछ ऐसे ही डॉटेड लाइन में क्या करेगा, उसको बना देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से चीजें बन रही हैं। बात आपको समझ में आ गई। तो डिमांड कर्व आपको क्या दिखा रहा है कि डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड्स होता है। और अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते कि स्लोपिंग डाउनवर्ड क्यों होता है। क्यों स्लोपिंग डाउनवर्ड होता है, जब भी एक x और y में इनवर्स रिलेशन मिलेगा तो हमेशा ग्राफ कैसा होगा, स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा। बात आपको क्लियर है। आपने कहां कहां ये बात पढ़ी है, आपने इंडिफरेंस कर्व में ये बात पढ़ी है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है आपको ये सारी बात। तो इसी को हम लोग और क्या कह सकते हैं, और नेगेटिव स्लोप या नेगेटिव रिलेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सारी बातें हम डिमांड के लिए यूज करते हैं। अच्छा, अगर आपसे लॉ ऑफ डिमांड क्वेश्चन पूछता है तो लॉ ऑफ डिमांड की आप शुरुआत ऐसे ही करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड को समझाते हुए आप डिमांड के शेड्यूल पर आएंगे और शेड्यूल पे आने के बाद डेफिनेशन शेड्यूल बनाएंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद इस ग्राफ पर एक्सप्लेन करेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को रिप्रेजेंट किया है। जब हम प्राइस को इंक्रीज कर रहे हैं, 10 से 20 कर रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी 100 से 80 होता जा रहा है। जब हम 20 से 30 पर जा रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी 80 से 60 होता जा रहा है। जब हम 30 से 40 पे जा रहे हैं तो हमारा क्वांटिटी 60 से 40 होता जा रहा है। यानी जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं, प्राइस को बढ़ाते जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होता जा रहा है। और फिर वहां से हमको क्या मिल रहे हैं, वो सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनको ज्वाइन करने पर हम क्या बना पा रहे हैं, एक डिमांड कर्व बना पा रहे हैं जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड है, निगेटिवली स्लोप्ड है। आपको बात समझ में आ गई। इस तरीके से आपका आंसर आराम से 1 डेढ़ पेज सवा पेज तक क्या चला जाएगा। पहले आपने 4 लाइन में क्या समझाया कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड, फिर आपने क्या किया, डिमांड शेड्यूल लिखा, 2 लाइन में उसकी डेफिनेशन लिखी, उसका शेड्यूल बनाया, डब्बा बनाया। डब्बा बनाने के बाद आप फिर से नया हेडिंग दिया, आपने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने के बाद आपने ग्राफ को एक्सप्लेन किया। बात समझ में आ रही है। इतनी सारी कहानी करने के बाद आपके पास अच्छे खासे लगभग 80 to 100 वर्ड्स का आंसर तैयार होगा। बात समझ में आ रही है। तो आज चीज़ों को यहीं पे रहने देते हैं, कल इससे आगे बढ़ेंगे और हम लोग कल बात करेंगे किस किस चीज़ों के बारे में कि क्या हमेशा लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है, तो क्या इसके एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड भी होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर डिमांड में कुछ मूवमेंट होती है, शिफ्टिंग होती है, उसके बारे में बात करेंगे। जो भी चीज़ें बची हुई हैं उसके बारे में बात करते हुए कल, हाँ, और एक होमवर्क जो दिया है उसको दिमाग में रखिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।